हेलो स्टूडेंट। क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है दादी माँ। तो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। जो शिव प्रसाद सिंह लेखक हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी। उनकी दादी माँ के जो मन में है वो परोपकार की भावना थी और वह बाहर से कठोर थी लेकिन अंदर से बहुत दयालु और नरम स्वभाव की औरत थी। अपनी दादी माँ के बारे में लेखक बता रहे हैं इस पाठ में। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीछे से मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता या घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक जो है वो अपने बारे में बता रहा है। लेखक जब बचपन में था तो उस समय दादी माँ के साथ जैसे रहता था वैसी लेखक को याद आती रहती है अब, और वह अनमना सा रहता है। तो उसके जो दोस्त हैं वो उसको आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते भी हैं और उसके पीछे से उसके दोस्त उसको चिढ़ाते भी हैं, ये कहकर कि छुट्टियां आने वाली हैं। लेकिन छुट्टियों में लेखक का मन जो है वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह छुट्टियों में हमेशा अपनी दादी माँ के पास जाता था और अब उनकी दादी माँ है नहीं। इस वजह से लेखक का मन उदास हो जाता है। तो लेखक उसके बाद कहता है, मुझे लगता है कि क्वार के दिन आ गए। ये जो क्वार है ना, ये क्वार नहीं, ये ज्वार है, जय। ठीक है, ज्वार इस तरह से। ठीक है, एक बार जो है वो गलत लिखा हुआ है। ज्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। ज्वार के दिन मतलब बरसात के दिन, जब बारिश होती है उस समय के दिन आ गए हैं। तो गांव के चारों तरफ पानी जो है वो हिलोरे ले रहा है, मतलब पानी भरा हुआ नज़र आता है। तो लेखक जो बचपन में इस पैरे का जो ये है पैरा, इसका सार है कि लेखक जो बचपन में ज्वार के दिन में यानी बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता है गांव में, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद झाग चढ़ जाते हैं, उनमें कूदते हुए बच्चों की तरह खेलते थे। तो उस समय की लेखक को याद आ रही है कि उस समय की बात जो है वो अपने मन से कर रहे हैं कि आषाढ़ में जामुन न मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, चैत में लोई के साथ गुड़ न मिले। अर्थात कुछ भी न मिले तो लेखक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें दुख नहीं होता, इस बात का अफसोस नहीं होता कि हमें ये चीज़ नहीं मिली। लेकिन लेखक कहता है कि ज्वार के दिनों में अर्थात बरसात के दिनों में अगर उस पानी में कूद कर नहीं खेले तो मन जो है वो उदास रहता है। ठीक है, उसके बाद लेखक अपने बारे में बताता है कि उस समय मैं बीमार था। अपनी दादी माँ के बारे में बताता है कि मैं बीमार था थोड़ा वो, और उस समय बड़ा बुरा मालूम होता था। किस लिए बुरा मालूम होता था? क्योंकि वह बीमार था और बरसात के दिनों में बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेखक जो है वो हल्की सी बीमारी हो जाने से मुझे अच्छी लगती थी। लेखक को अगर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ज्वर आए या साधारण सा सिर में दर्द हो, उन्हें खाने के लिए नींबू और साबु मिले, ऐसा जो है वो लेखक को अच्छा लगता था। ठीक है, खुश होता था लेखक अगर हल्की बीमारी हल्का बुखार हो जाता था तो। लेकिन उस समय क्या हुआ कि लेखक को ज्वार चढ़ा और चढ़ता ही गया, यानी बुखार हुआ लेकिन बहुत अधिक होता ही चला गया और ठंड लगने लगी और रात 12 बजे तक भी उसका बुखार नहीं उतरा। तो उसकी दादी माँ जो है वो लोगों की सेवा करती थी। जब भी कोई बीमार हो जाता था तो उसके घर पे चली जाती थी, उसकी सेवा करती थी, उसकी देखभाल करती थी। उसी तरह से दादी माँ ने उसकी भी देखभाल की। जो कहीं से आँचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे यानी कोई मंदिर के बाहर या कोई शक्तिशाली जिसे हम धार्मिक स्थल कहते हैं, वहाँ से मिट्टी उठा के दादी माँ लेके आई थी, उसके मुंह में डाली, उसके माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रही। कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी सर पर दालचीनी का लेप करती,
बीसों बार छू छू कर ज्वार देखती, हांडी में पानी आया कि नहीं, खिचड़ी अच्छे से बनी कि नहीं। अर्थात जो लेखक हैं उनके बारे में बहुत ही लेखक का ख्याल रखती थी दादी माँ, इसलिए लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था। तो दादी माँ केवल लेखक का ही नहीं, जब भी कोई आस पड़ोस में या गाँव में, ये देखो ये लिखा हुआ है, गाँव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, किसी भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया तक का इलाज उनके पास, प्राकृतिक इलाज था दादी माँ के पास। तो इस तरह से दादी माँ उनका इलाज करती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो डॉक्टर जो हैं वो कुनेन मिक्सर किसी सी दे देते हैं और घर में पड़े रहो, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। दादी माँ के जो नुस्खे हैं वो बहुत ही कामगार होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो एक बार की बात, एक बार का किस्सा दादी माँ बताते हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी दादी उस समय, जो लेखक हैं उनके किशन भाई थे किशन, उनकी शादी थी और उस समय दादी माँ बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। और एक बार एक जो दादी माँ के घर में काम करने वाली बाई जो होती है, उसने दादी माँ से पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को वापस देने के लिए, वो गरीब थी बेचारी, उसके पास नहीं था। तो उस समय दादी माँ को गुस्सा आ गया था। दादी माँ उसके ऊपर बरस पड़ी थी। जैसे ही लेखक घर आए तो दादी माँ ने देखा कि वह उन्हें डांट रही है, तेरी आंखों में तो शर्म ही नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैर पर नाक रगड़ रही थी और अब देने के समय कहती है फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी दूसरी फसल कटेगी। ऐसा कहकर दादी माँ उसे डांट रही है कि मेरे पैसे तूने वापस नहीं दिए हैं। उस समय लेखक जो है अपनी दादी माँ को समझाते हैं कि दादी माँ गरीब है बेचारी, दे देगी। देखो, मैंने अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए गर्जन से कहा बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, लेकिन दादी माँ ने कहा चल चल, चला है समझाने। अर्थात दादी माँ बाहर से कठोर भी थी, लेकिन इस जो पैरे में है उसमें बताया गया है कि दादी माँ कठोर तो थी, लेकिन दादी माँ ने फिर उस समय अपने आप में मंथन किया और चुपके से जाकर उसको, जो गरीब औरत थी उनके घर में काम करने वाली, उनकी बेटी की शादी थी, तो सहायता करने के लिए दादी माँ ने जो अपने पैसे थे वो भी छोड़ दिए, उनसे नहीं लिए वापस, बल्कि उनके घर पे और पैसे 10 रुपए का नोट भी उसको दे के आई, ताकि उसकी बेटी की शादी में वो सहायता कर सके। ठीक है, अब जो विवाह की तैयारियां चलती हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो गांव घर में लेखक के घर में गीत बिठाते हैं। ठीक है, और तो उसमें जब कहते हैं मुझे भी पास ही चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दे। अर्थात जहाँ पर औरतें बैठकर गीत गा रही हैं, जो मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर वो औरतों का कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं आने दिया जाता है, मर्द आदमियों को नहीं आने दिया जाता है। तो जो दादी माँ थी उसने मुझे वहीं पे चादर उड़ाकर सुला दिया था। वो अपना बचपन का किस्सा सुनाता है कि मैं उनके जो मनोरंजन के कार्यक्रम को देख रहा था वहाँ से। ठीक है, सुबह रास्ते में दब्बू की माँ मिली, कहा बच्चा भाभी, मैं वहाँ से भागा, दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया था। जो उनके पड़ोस की भाभी थी उसने उसे देख लिया था और उसने लेकिन जब उसको डांटने के लिए गई तो वह दादी माँ के सहारे जाकर खड़ा हो गया था। तो इस बारे में इसमें बताया गया है। तो उसके बाद कहते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, वो कहता है दादाजी की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी थी। उसके बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। दादाजी की मृत्यु के बाद वह उदास होने लगी थी, क्योंकि जो आस पड़ोस के रिश्तेदार, जो सभी शुभचिंतक होते हैं, वो उन्होंने किसी ने भी, क्योंकि हम सबको पता है कि दुख के समय कोई भी सहायता नहीं करता है, तो किसी ने भी सहायता नहीं की। वह जो है बहुत दुखी रहने लगी थी। ये कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों से, क्योंकि मुँह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों से वह और भी परेशान हो गई थी कि मुँह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा देते हैं। उसे ऐसा लगता था कि दादाजी ने भी उन्हें धोखा दे दिया। वो ये सोचती थी कि जो उसकी मृत्यु पहले होगी, दादाजी की बाद में होगी, लेकिन फिर भी वह मजाक में दादाजी से पहले की बात करने की बात करती थी, लेकिन वह बात सच हो गई और दादाजी पहले चले गए। एक दिन का किस्सा बताता है, एक दिन शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर
दिया जलाए बैठी थी, हाथ जोड़कर बैठी थी दिया जलाए, और मैंने उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा धीरे से, दादी माँ एक बात पूछूं? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ ने कहा हाँ पूछ। वो कहता है तुम रोती थी? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तूने खाना नहीं खाया, चल चल खाना खा लेते हैं। मैंने कहा दादी माँ धोती तो बदल लो, क्योंकि धोती गीली थी। अब लेकिन दादी माँ जो है वो इतनी उदास रहने लग गई थी कि उन्होंने कहा कि अब मुझे गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता है। ठीक है, वह मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। लेखक कहता है कि उस समय दादी माँ ने अपने दुख को भुलाकर भी मुझे खाना खिलाने के लिए हाथ पकड़कर खींचती हुई रसोई में ले गई। चारपाई पर बैठे पिताजी, किशन भैया और पिताजी दोनों मन मारे हुए बैठे थे, क्योंकि जो पैसे उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और वो मन मारे बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि कोई रुपए नहीं देता, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी, यानी जिनको रुपए दे रखे थे वो वापस भी नहीं दे रहे हैं, और अब हमारे पास कमाई का साधन भी नहीं है। तो जो दादी माँ है वह पिताजी का सिर सहलाते हुए कहती है कि रोता क्यों है, मैं अभी हूँ, अर्थात अभी रोने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, ऐसी दादी माँ कहती है। और अपनी जो सिंदूक है उसमें खोलते हुए एक चमकती हुई चीज़ निकालती है। वो चमकती हुई चीज़ क्या थी? उनके दादाजी का दिया हुआ सोने का कंगन था दादी माँ के पास। वो सोने का कंगन उन्होंने अब तक पहना नहीं था, और दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि ये कंगन तेरे दादाजी ने मुझे इसी दिन के लिए दिया है, और वो कंगन ले जाकर वो लेखक के पिताजी को दे देती है। सचमुच मुझे दादी माँ की शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। जो दादी माँ है वह शाप भ्रष्ट देवी, यानी एक देवी के समान दादी माँ उन्हें लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी लेखक जो है वो बैठे बैठे अपनी दादी माँ की बातें याद कर रहे थे, तो अचानक जैसे ही वह सोचते हैं कि अब तो दादी माँ रही नहीं, तो जो धुंधली सी छाया थी दादी माँ की वह विलीन हो जाती है। काफ़ी दिन चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा आया, काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ से अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, यानी किशन भैया का पत्र लेखक पढ़ रहे थे, उस समय उन्हें दादी की याद आ रही थी। तो ये जो सचमुच दादी माँ नहीं रही, जब दादी माँ की मृत्यु हो जाती है, किशन भैया पत्र के द्वारा लेखक को बताते हैं, तो उस समय दादी माँ की जो बचपन की यादें हैं वो लेखक की आंखों के सामने आती है, और वह अपनी दादी माँ के बारे में सोचते हैं। तो यही लेखक ने अपनी दादी माँ के स्वभाव के बारे में इसमें बताया है। धन्यवाद।